Okay. Hello, good evening and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma, one of the KNA's faculty member. Today I am back. We have started a new series for your AIMS NORCET mains point of view. Today we are going to start with the part 1 of this NORCET series number 1. So kindly like, share and subscribe our channel, and then we will start with our session. Okay, let's start with our very first question. So सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या बोलता है? Okay. The question says a 4-year-old male client is there. He is having the cystic fibrosis, has a prescription of Crinon. Crinon is a basically drug जिसके बारे में आपको बताया हुआ है. So that prescription is given to this cystic fibrosis 4-year-old male client and the medication is given to, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, this particular medication is given to, let's come to the options. Option number 1 बोल रहा है that is to thin the respiratory secretions. The second option says that is to promote the coagulation या फिर clotting को promote करने के लिए. Third option says that assist with the digestion and the last option D option आपके पास बोल रहा है that is shrink the nasal polyp. So what according to you this particular drug that is Crinon is used for? आई वॉन्ट जो भी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन में एडेड हैं काइंडली आप आंसर कीजिए क्वेश्चन को. आप अपना आंसर कमेंट डाउन कर सकते हैं. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन बोल रहा था कि क्लाइंट को क्या डिसऑर्डर है? सिस्टिक फिब्रोसिस उसको है. तो बिफोर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टिक फिब्रोसिस होता क्या है. ठीक है जी. तो सिस्टिक फिब्रोसिस इज बेसिकली अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है जी. कैसा डिसऑर्डर है? इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है जी. इस डिसऑर्डर पे बेसिकली होता क्या है? दिस डिसऑर्डर सिस्टिक फिब्रोसिस बेसिकली अफेक्ट योर जो आपकी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को बेसिकली ये अफेक्ट करता है. मतलब ग्लैंड्स को बेसिकली अफेक्ट करेगा. ठीक है. वेदर इट इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, वेदर इट इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. दोनों को बेसिकली ये अफेक्ट करता है. सबसे पहले स्टार्ट करता है एक्सोक्राइन के साथ और उसके बाद ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को. ठीक है. कॉमनली अगर पूछा जाए तो ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहां से कि सिस्टिक फिब्रोसिस अगर क्लाइंट में है तो सबसे पहले किस सिस्टम को वो अटैक करता है? तो मोस्ट कॉमनली किस सिस्टम पे वो अटैक करता है? सबसे पहले दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम पे मोस्ट कॉमनली वो अटैक करता है सबसे पहले. और सेकंड अगर पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हम कब मानते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस को? जब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है. ठीक है जी. जब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया इट मींस कि सिस्टिक फिब्रोसिस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे जा चुकी है. तो हमने बात किया था कि ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस है वो क्या है? बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व करती है. ठीक है जी. तो होता क्या है? दैट इज मैंने पहले बताया कि ग्लैंड्स को बेसिकली अफेक्ट करती है. तो किसको अफेक्ट कर रही है? जो आपकी पैनक्रियाज है.
ठीक है, जैसे हमें पता है पैनक्रियाज के दो फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। तो सबसे पहले ये अफेक्ट कर देती है एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। मतलब हमको पता है कि पैनक्रियाज हेल्प्स इन द डाइजेशन, इसके पास कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं दैट बेसिकली हेल्प्स इन द डाइजेशन। तो ये क्या करती है, उस बेसिकली फंक्शन को प्रोहिबिट कर देती है। जो पैनक्रियाटिक डाइजेशन होने वाला था, ठीक है, उसको क्या कर दे रही है, प्रोहिबिट कर देती है। सो इट मतलब जो डाइजेशन है दैट विल नॉट बी एबल टू हैपन। ठीक है जी, तो उसके लिए व्हाट दे विल डू, एक पर्टिकुलर ड्रग दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रियॉन बोलते हैं। ठीक है, दिस क्रियॉन इज आल्सो नोन एज व्हाट, दिस क्रियॉन इज आल्सो नोन एज, दैट इज योर पैनक्रियालाइपेज के नाम से भी ये ड्रग आती है। पैनक्रियालाइपेज के नाम से ये ड्रग आती है। और इस ड्रग का मेन फंक्शन क्या है, दैट ऑटोमेटिकली अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इट विल असिस्ट इन द डाइजेशन। जो भी हमारे पास डाइजेशन पैनक्रियाज करवाती है दैट विल बी बेसिकली अकम्पनीड बाय दिस पर्टिकुलर ड्रग, जो क्रियॉन हम देते हैं इन बेसिकली द क्लाइंट्स हैविंग द सिस्टिक फिब्रोसिस। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनली। यही चीज बताई गई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज योर असिस्ट विद द डाइजेशन, जो आपकी क्रियॉन है। सो इट इज बेसिकली अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो बेसिकली दी जाती है टू ट्रीट द ईपीआई। ईपीआई क्या मैंने बताया, दैट इज योर एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। जब हो जाती है, जो एक्सोक्राइन फंक्शन है आपकी पैनक्रियाज का वो इनहिबिट हो जा रहा है, वो नहीं कर पा रही है अपना एक्सोक्राइन फंक्शन। ठीक है, मतलब डाइजेशन नहीं कर पा रही है, राइट। सो इट इज अ कंडीशन दैट बेसिकली प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम द डाइजेशन because the pancreas does not able to make the enzyme due to this condition, that is your cystic fibrosis. So I hope this question is clear to you. This is important question from your NORCET mains point of view. Now let's move towards our next question. Okay, Sunil Digrawal is here. He has answered option C. Sunil, that's right, your answer is right. Let's move towards the next question, that is question number 2 की आगे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, तो द क्वेश्चन सेज कि व्हेन प्रिपेयरिंग अ मल्टी ग्रेविड क्लाइंट, अब मल्टी ग्रेविडा वाला आपके पास एक क्लाइंट है, राइट, हु हैज अंडरगॉन द इवैक्यूएशन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल था, उसको बेसिकली इवैक्यूएट कर दिया, बाहर निकाल दिया है, राइट। For the discharge, the nurse explains the need for the follow-up care. The nurse determines that the client understands the instruction when she says that she is at the risk of developing what? She is at the risk of developing which of the following? इन चारों में से उसका बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म मोल उसको था, वो इवैक्यूएट कर दिया है, लेकिन फिर भी नर्स उसको बता रही है कि देयर इज चांस कि आप क्या डेवलप कर सकते हो। सो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन सेज कोरियोकार्सिनोमा। द थर्ड ऑप्शन से मल्टी फीटल प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेज दैट इनफर्टिलिटी हो सकती है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अगर दिस हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है?
ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके पास? क्वेश्चन बोला गया था हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के बारे में बोल रहा था कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल बेसिकली एक मल्टी ग्रेविडा मदर थी, उसमें था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होता क्या है। ठीक है, सो दिस हाइड्रेटेड फॉर्म मोल इज अ टाइप ऑफ जीटीडी। जीटीडी क्या है? दैट इज योर गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का बेसिकली एक टाइप है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, जिसमें आपको ग्रेप लाइक बुश लाइक बेसिकली अपीयरेंस, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ योर क्रॉनिक विलाय, बहुत सारी प्रोलिफरेशन वहां पे शुरू हो जाती है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर इन द यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, जिसको हम बोलते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। नाउ एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल की। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल आपके पास दो टाइप में होता है, एक होता है कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल और एक होता है इनकम्प्लीट मोल। ठीक है जी, सो वन मोर क्वेश्चन यहां से आ जाता है, कभी कभी जब हम यूएसजी करते हैं इन केस ऑफ योर इनकम्प्लीट मोल, तो आपको एक अपीयरेंस देखने को मिलती है विच इज योर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस करते हैं। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस बेसिकली हमने देखने को मिलती है जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं इन केस ऑफ दिस इनकम्प्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। तो यहां से एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। बात क्या कर रहे थे, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल की तो हमने बात कर ली कि क्या है, जीटीडी का बेसिकली टाइप है जिसमें बेसिकली प्रोलिफरेशन हो जाती है इनसाइड द यूटेरस। ठीक है जी, दैट इज योर हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। अब बात क्या कर रहे हैं कि इवैक्यूएट कर दिया, उसको तो हमने बाहर निकाल लिया, तो क्लाइंट को क्या चीज डेवलप करने का चांस है? तो अगर मैं बोलूं तो इसमें से आंसर विल बी योर ऑप्शन बी, दैट इज कोरियोकार्सिनोमा जो है वो क्लाइंट जो है डेवलप कर सकता है। ठीक है जी, अब देखते हैं कैसे बेसिकली। सो लेट्स मूव टू द रैशनल टू अंडरस्टैंड दिस, that is choriocarcinoma. Option B will be the right answer. How? Because the abnormal tissues from this particular mole can continue to growth even they have been evacuated. हमने वो बाहर तो निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ उसका रेजिडुअल पार्ट बच जाए, तो वो क्या कर सकता है, अबनॉर्मली फिर से प्रोलिफरेट करना शुरू कर सकता है, वहां से ग्रो करना वो शुरू कर देता है, कर सकता है, एंड इट कैन बिकम कैंसरस। जो हम हाइड्रेटेड फॉर्म मोल की बात करें, दैट इज नॉट कैंसरस। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल बिनाइन है, एक ही जगह पे है, लेकिन दिस जो आपका कोरियोकार्सिनोमा है, दैट इज अ काइंड ऑफ मैलिग्नेंट काइंड ऑफ कैंसर है, और ये कैंसरस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक स्टैटिस्टिक्स भी दिया हुआ, दैट इज 1/2 ऑफ द वुमेन्स विद दिस कोरियोकार्सिनोमा हैज दिस हाइड्रेटेड फॉर्म मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी उनमें देखी जाती है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू you. Now let's move towards our next question, that is your question number 2, that is question number 3. So now this question has been arise बेटे from community health nursing से आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, that is the community health nurse है, she is conducting a TB screening clinic in the homeless shelters. Which of the following individual should be prioritized for the TB testing? तो बोल रहा है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो बेसिकली टीबी स्क्रीनिंग कर रही है। तो इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा बेसिकली ऐसा ऑप्शन होगा जो जिसको उसको प्रायोरिटाइज करना है, सबसे ऊपर रखना है। ऑप्शंस की बात करते हैं। अ वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज योर अ रेजिडेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको है। The second is your a resident who reports the recent weight loss and the night sweats. The option C says that a resident who has an positive PPD, that is your positive purified derivative skin test आया है, जिसका मतलब Montauk's test जो है that is your positive. And last one is your a resident who arrives at the shelter 3 days ago. So what according to you will be the right answer for this? किसको जो नर्स है वो बिल्कुल प्रायोरिटाइज करके रखेगी?
ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि टीबी स्क्रीनिंग कर रही है बेसिकली एक नर्स, जिससे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से उसके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज कौन सा पेशेंट होएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो बोल रहा है कि ऐसा क्लाइंट जिसको मल्टीपल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ऐसा ही नहीं कि उसको टीबी है, उसको अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक उसको निमोनिया हो सकता है या फिर कोई अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी इसके साथ इन्वॉल्व है, तो क्या वो उसको प्रायोरिटाइज करेगी। सेकंड बोल रहा है एक नया क्लाइंट आया है जिसने रिपोर्ट किया कि एकदम से उसका वेट लॉस हो रहा है और साथ में नाइट स्वेट्स भी देखे जा रहे हैं, ठीक है, रात को उसको पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा। इट मींस कि ये आपके पास कौन सा केस है, एक्टिव टीबी का केस है, ठीक है जी, एक्टिव टीबी का आपके पास ये केस है। सेकंड थर्ड आपके पास बोल रहा है कि उसका पीपीडी आपको पता होगा, दैट इज योर पॉजिटिव प्योरिफाइड डेरिवेटिव, पॉजिटिव प्योरिफाइड डेरिवेटिव आप इसको बोल देते हैं, या फिर आप इसको मॉन्टॉक्स टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज यूज्ड टू बेसिकली डायग्नोज द टीबी, ठीक है जी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव आया तो उसको प्रायोरिटाइज करोगे, या फिर लास्ट ऑप्शन की जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट है जो शेल्टर में 3 दिन पहले आया है, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज है। तो ये चीज तो हमें क्लियर ही है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज हम टीबी के केस में किसको लेके चलते हैं, जो हमारे पास क्या है इस वक्त बिल्कुल एक्टिव केस है, मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सी हाउ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्टिव केस की यहाँ पे बात की, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बिकॉज वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ योर एक्टिव case of your TB infection and hence it is the most prioritized option because जो आपके पास active case जैसे ही किसी भी basically health worker को मिलता है, that is very very prioritized to identify the active case of the TB और उसको साथ साथ में treat भी करना है। So the option B will be the right answer. Now let's move towards the fourth question जो आपके पास कहाँ से पूछा गया है, पीडियाट्रिक से बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बोलता क्या है आपके पास, दैट इज बोल रहा है दैट इज अ नॉर्मल इन्फेंट इज देयर हु सिट्स ब्रीफली लीनिंग फॉरवर्ड ऑन हर हैंड। एक बेसिकली फीमेल क्लाइंट है, इन्फेंट है, 1 साल तक वो मतलब हमारे पास बच्चा है। क्या बोल रहा है कि बेसिकली शी इज लीनिंग फॉरवर्ड ऑन हर हैंड एंड reaches for and grasp a cube and transfer it to form hand to hand, ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहा है शी babbles but cannot by and nor she can grasp the objects with the finger and the thumb. हर एज इज, आपसे क्वेश्चन पूछा है एज उसकी कितनी होगी अगर वो ये माइलस्टोन्स बेसिकली परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो ऑप्शन ए दैट इज 4 मंथ, ऑप्शन बी है दैट इज 7 मंथ, ऑप्शन सी की मैं अगर बात करूंगी दैट इज 10 मंथ और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन आपके पास बोल रहा है 14 मंथ। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू उस क्लाइंट की एज या फिर उस इन्फेंट की एज कितनी होएगी। ओके बट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता क्या है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। बोल रहे नॉर्मल इन्फेंट है बेसिकली शी कैन सिट ऑन हर ओन लीनिंग फॉरवर्ड हर हैंड्स, ठीक है जी, मतलब जो क्लाइंट है मतलब जो बच्चा है शी कैन सिट विदाउट सपोर्ट, ठीक है जी। मतलब ये सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपका कहां से पूछा गया है, माइलस्टोन से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। क्लाइंट के बारे में बताया हुआ है जो बेसिकली बैठ सकती है अपने आप से, बोला है ना लीन फॉरवर्ड ऑन हर ओन हैंड, ठीक है जी, कोई सपोर्ट नहीं ले रही है, अपने उससे बैठ रही है। हमें पता है सिट विदाउट सपोर्ट का क्लाइंट शुरू कर देता है 7 to 8 मंथ में, जो बच्चा है विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देता है, ठीक है जी। और अगर मैं पूछूंगी सिट विद सपोर्ट, किसी चीज का सपोर्ट लेके बैठता है, तो 5 to 6 मंथ में बेबी जो होता है वो स्टार्ट कर देता है टू सिट विदाउट सपोर्ट एंड विद सपोर्ट, सॉरी विदाउट दैट इज
सॉरी, अगर मैं बताऊंगी दैट इज विद सपोर्ट कैसे बैठेगा 5 to 6 मंथ में, और विदाउट सपोर्ट में बैठ जाता है 7 to 8 मंथ की एज में। अब सेकंड इन्होंने हिंट क्या दिया है, हमें एज फाइंड करनी है बच्चे की, ठीक है, माइलस्टोन्स के थ्रू ही फाइंड करेंगे। दूसरी चीज बोल रहा है दैट शी कैन बेसिकली ग्रास्प अ क्यूब, क्यूब को बेसिकली वो ग्रास्प कर सकती है, उठा सकती है, ठीक है, उसको अपने हैंड में होल्ड कर सकती है, एंड शी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, एक से दूसरे हाथ में बेसिकली ट्रांसफर कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफर वाला बेसिकली रिफ्लेक्स है, मतलब व्हेन अ पर्सन कैन बेसिकली ट्रांसफर अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू द अनदर हैंड, तो ये हमें देखने को मिलता है इन द 6 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब ये रिफ्लेक्स बेसिकली ये माइलस्टोन जो होता है वो बच्चे में डेवलप हो जाता है। अब बोल रहा है कि शी कैन नॉट एबल टू वेव बाय बाय, जो हमारा बाय बाय वाला रिफ्लेक्स होता है या फिर हाई वाला रिफ्लेक्स होता है उसको वो नहीं कर पा रही है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो हाई वाला रिफ्लेक्स है या फिर बाय बाय वाला जो रिफ्लेक्स है, ये माइलस्टोन बच्चा कब शो करता है, जब बेबी जो होता है वो आपके पास 9 मंथ, दैट इज योर 9 to 12 मंथ की एज में बेसिकली ये बेबी शो करता है। और सेकेंड थिंग इन्होंने बोली है दैट शी कैन नॉट एबल टू ग्रास्प एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ थंब, और जो आपके पास फिंगर है, ठीक है, तो थंब और फिंगर की हेल्प से बेसिकली शी इज नॉट एबल टू ग्रास्प द रिफ्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं पिंसर ग्रास्प, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिंसर ग्रास्प भी बेसिकली, पिंसर ग्रास्प का मतलब यही है कि बच्चा जो है वो थंब की मदद से और जो आपके पास इंडेक्स फिंगर उसकी मदद से बेसिकली कुछ भी होल्ड नहीं कर पा रहे, आइदर वो पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो मतलब बेबी जो है उसमें जो आपका पिंसर ग्रास्प है दैट इज एब्सेंट, पिंसर ग्रास्प भी एब्सेंट है। और बेटे ये जो पिंसर ग्रास्प होता है ये बच्चे में 9 मंथ ऑफ एज में आता है। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, 4 चीजें हमारे पास बोली गई थी कि ये चीजें ये नहीं कर पा रहा है और ये 2 चीजें कर पा रहा है, तो मतलब 9 मंथ पे बाय बाय वाला रिफ्लेक्स हो रहा है, 9 मंथ पे ही आपके पास पिंसर रिफ्लेक्स होता है। तो 9 मंथ तो वो बिल्कुल क्रॉस नहीं किया है, तो 9 मंथ तो नहीं होगा। दूसरी बात बोलिए कि सिट विद द सपोर्ट, मतलब 7 मंथ, और ट्रांसफर कर ले रहा है वो ऑब्जेक्ट को, मतलब 6 मंथ, मतलब उसका जो एज है वो 6 to 7 या फिर 8 मंथ्स के बीच बीच का है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 4 मंथ, 7 मंथ, 10 मंथ और 14 मंथ, तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गए, क्योंकि 9 मंथ तो उसने क्रॉस किए ही नहीं, क्योंकि शी इज नॉट एबल टू डू दीज 2 माइलस्टोन्स, ठीक है जी। 4 मंथ भी नहीं होगा क्योंकि 6 मंथ के रिफ्लेक्सेस जो है वो परफॉर्म कर ली है, ठीक है। तो द आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कि जो बेबी है उसकी एज कितनी मानी जाएगी, शी विल बी ऑन द 7 मंथ ऑफ एज जो है वो इन्फेंट आपकी होएगी। तो ये मैंने कौन सा मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया, ठीक है जी। सो माइलस्टोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं, ठीक है। द आंसर वॉज योर ऑप्शन बी, दैट इज 7 मंथ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज की ये जो आपके पास रिफ्लेक्सेस है कब कब आपको देखने को मिलती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको पता है नॉर्सेट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है ये कौन सा है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन से मॉरिस रिट्रैक्टर, second is your nasal retractor, the third is your Alice retractor and the last is your cat paw retractor. So what according to you, मतलब है तो retractor ही, लेकिन कौन सा retractor है। ओके, तो
अगर हम बात करें इस बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की, तो बेटा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा? दिस विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज योर कैच पॉ रिट्रैक्टर हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, कैसा रिट्रैक्टर होता है, कैसा बेसिकली इसका शेप होता है, तो हमेशा याद रखिए अगर इस काइंड का रिट्रैक्टर, मतलब आपके पास ये डबल एंडेड रिट्रैक्टर होता है। ठीक है, डबल एंडेड होता है, दो एंड्स बेसिकली आपको इसको देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉक लाइक इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर आप इसका आगे वाला व्यू देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल जैसा हमारे पास फॉक होता है, ठीक है, वैसा इसका बेसिकली अपीयरेंस है। और इसके जो टर्मिनल एंड्स है, जो आगे वाले एंड्स है, वो बिल्कुल क्या होंगे? बेंड होंगे। तो अगर इस काइंड का आपको पास इंस्ट्रूमेंट दिखे तो उसको हम बोलते हैं दैट इज योर कैच पॉ रिट्रैक्टर। और ये जो कैच पॉ रिट्रैक्टर है ये हम कहाँ यूज करते हैं? तो यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखेंगे जो कैच पॉ रिट्रैक्टर है, इट इज बेसिकली यूज्ड इन द आईलिड सर्जरीज। मतलब जितने भी आपके पास ऑप्थेल्मोलॉजी आई रिलेटेड आपकी जो सर्जरीज हैं, वहां पे हम इस कैच पॉ रिट्रैक्टर को यूज करते हैं। या फिर इट इज ऑल्सो यूज टू, अब रिट्रैक्टर है तो बेटे क्या करेगा? रिट्रैक्ट करेगा। बेसिकली रिट्रैक्ट करने में हम इसको यूज करेंगे टू रिट्रैक्ट द लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, इसलिए इसको लैक्रिमल रिट्रैक्टर भी हम कभी कभी बोल देते हैं। तो याद रखेंगे कौन सा यह इंस्ट्रूमेंट आपके पास होएगा, दैट इज योर कैच पॉ रिट्रैक्टर। Now let's move towards the rationale. तो rationale ऑप्शन डी इज आंसर, दैट इज योर कैच पॉ रिट्रैक्टर हम इसको बोलेंगे, विच इज यूज टू रिट्रैक्ट द स्किन ड्यूरिंग द माइनर ऑपरेशन, स्पेशली और आई या फिर ऑप्थेल्मिक ऑपरेशंस में हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली यूज्ड आल्सो टू रिमूव द स्मॉल लंप्स या फिर जो बम्प्स बेसिकली होंगे बीनीथ द स्किन, वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। और लेक्रिमर और आई लिड रिलेटेड जितनी भी आपके पास सर्जरीज हैं वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, तो टुमारो वी विल बैक एट द सेम टाइम और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 है नॉर्सेट मेंस का, वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टडी कीजिए एंड